आज का जो मंच है, आज की जो सभा है, ये किसी धर्म संप्रदाय विशेष की सभा नहीं है। ये मत सोचो कि आज यहां पर कोई जैन संत प्रवचन कर रहे हैं। ये सोचो कि भारत माता के सपूत अपनी बात भारत माता के चरणों में रख रहे हैं। ये कोई सांप्रदायिक मंच नहीं है, कोई धर्म का मंच नहीं है। हिंदुस्तान बैठा हुआ है। 77 वर्ष बीत गए, 78वां आजादी महोत्सव मना रहे हैं। भारत कौन है? कौन है भारत? एक जमीन का टुकड़ा, एक भूखंड? नहीं, मेरा भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है। कौन है भारत? ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये भी मेरा भारत नहीं। ये बड़े बड़े किले, ये भी मेरा भारत नहीं। भारत कौन है? मान्यवर, हम कहते हैं ना भारत को महान बनाएं, हम कहते हैं हमारा देश महान बने, हम कहते हैं कि भारत का विकास हो। आपसे पूछता हूं, भारत कौन है? बच्चे संभालो ना, आवाज नहीं करना। भारत जानते हो? तुम भारत हो, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, मैं भारत हूं। ध्यान रखना, भारत हम हैं, जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत। तुम भी भारत हो, मैं भी भारत हूं। भारत का रहने वाला एक एक नागरिक भारत हुआ करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जमीन के टुकड़े को नहीं सुधारना है, अपने आप को महान बना लो। भारत अपने आप महान बन जाएगा। अपने आप को अच्छा बना लो, भारत अपने आप अच्छा बन जाएगा। अपने आप को ऊंचाइयां दे दो, अपने जीवन का विकास कर लो, भारत का विकास अपने आप। किसका विकास करने में लगे हो? सबका साथ, सबका विकास। मान्यवर, सोचना है आपको। 1958 में अमेरिका के एक पत्र के संपादक ने भारत के सांसद को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने 3 प्रश्न उस सांसद महोदय से किए, जिसका उत्तर वो सांसद भी नहीं दे पाए, जिसका उत्तर 77 साल में आज तक कोई नहीं दे पाया। और इसका उत्तर कोई सरकार नहीं देगी, इसका उत्तर कोई सेना नहीं देगी, कोई कमांडर नहीं देगा। इसका उत्तर कौन देगा? आपको देना है, एक एक व्यक्ति को। 77 साल से प्रश्न निरुत्तर है। ध्यान रखिए। उस आदमी ने अपने पत्र में पहला प्रश्न लिखा कि सांसद महोदय बताइए, तुम्हारे देश का नाम क्या है? क्या है हमारे देश का नाम? आप बताइए, बोलो। मालूम है ना? जब इस देश का नाम भारत है तो इंडिया कैसे हो गया? जान लीजिए, इस संज्ञा कैसे बदल गई? इस देश का नाम परिवर्तित कैसे हो गया? जापान अभी भी जापान है, अमेरिका अभी भी अमेरिका है, चाइना अभी भी चाइना है, लेकिन भारत इंडिया कैसे हो गया? जान लीजिए, जब देश का नाम भारत है तो भारत के लोग इसे इंडिया कहकर क्यों बुलाते हैं? इसका उत्तर आपको देना है। उसने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारे देश की भाषा क्या है? क्या है अपने देश की भाषा? बोलिए। यदि तुम्हारे देश की भाषा हिंदी है तो संपादक ने पूछा, तो फिर तुम्हारे यहां अंग्रेजी में काम क्यों होते हैं? ध्यान रखिए, प्रश्न है।
जब तुम्हारे देश की भाषा हिंदी है तो सारे सरकारी काम, सारे इंटरव्यू, सारी बातें अंग्रेजी में क्यों की जाती है? उत्तर उस सांसद के पास भी नहीं था। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये नेता वोट मांगने आते हैं ना, तो बागड़ में जाते हैं तो बागड़ी बोलते हैं, मारवाड़ में जाते हैं तो मारवाड़ी बोलते हैं, गुजरात में जाते हैं तो गुजराती बोलते हैं, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी बोलते हैं। लेकिन नेताओं को दिल्ली में जाके क्या हो जाता है? वहां जाके इंग्लिश में बात क्यों करते हैं? वहां जाके अंग्रेजी में क्यों बोला करते हैं? आपसे प्रश्न है मेरा। तीसरा प्रश्न था कि आपकी बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि आपकी देश की कुछ सभ्यता और संस्कृति है या नहीं। प्रश्न है, आपके देश की कोई सभ्यता, कोई संस्कृति है या नहीं? और यदि है तो आपका देश का युवा और आपकी देश की युवतियां पेरिस और लंदन से बने डिजाइन के कपड़े क्यों पहना करते हैं? वो हिंदुस्तानी वस्त्र क्यों नहीं पहना करते हैं? वो भारतीय परिधान क्यों नहीं पहना करते हैं? वो ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हैं जो विदेशों में पहने जाते हैं? ध्यान रखिए, आपसे ज्वलंत प्रश्न, युवाओं से भी मेरे प्रश्न है, यदि आपकी कुछ सभ्यता है तो असभ्य वस्त्र क्यों पहने जाते हैं इस देश में? मान्यवर, उत्तर तो आपको ही देना पड़ेगा। उत्तर आपको अपनी आत्मा से निकालना है, अपने चिंतन से निकालना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 77 साल में उत्तर नहीं ढूंढ पाया मैं भी कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे कि हम भूखंड से तो आजाद हो गए, लेकिन विदेशी विचारों से आज तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। विदेशी दास्ता आज तक हमारी छाती पर बैठी हुई है। विदेशी लोग, अंग्रेजों से तो हम स्वतंत्र हो गए, मुगलों को तो हमने पछाड़ दिया, यवनों को यहां से निकाल दिया, लेकिन आज भी हम उनके विचारों के गुलाम बन करके घूमा करते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि 78वें साल का ये जन्म महोत्सव हिंदुस्तान का, ये आजादी का महोत्सव अब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया, गुलामी से, अब वैचारिक गुलामी से भी देश को मुक्त हो जाना चाहिए, उनकी भाषा से मुक्त हो जाना चाहिए, उनकी संस्कृति से मुक्त हो जाना चाहिए। ध्यान, इंडिया क्या है? अंग्रेजों की दी गई एक गाली, ध्यान रखना। अभी बोला गया ना कि भारत को भारत बोलो, और मैं भी आपसे कहता हूं मेरे भारत को भारत ही रहने दो, मेरे भारत को इंडिया बनाने की कोशिश मत करो। ध्यान रखिए, मेरी चिंता है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छाती पर छोड़कर चले गए। आप सोचते हैं कि जब तक 2-4 फर्राटेदार इंग्लिश ना बोली जाए तब तक वो पिछड़ा हुआ आदमी माना जाता है, बैकवर्ड आदमी माना जाता है, इसको कुछ नहीं आया करता है। मेरे भाई, ध्यान रखना, निवेदन है, भाषा हमारी जुबान होती है, और मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जो आदमी अपनी जुबान का नहीं हो सकता वो अपनी जमीन का भी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अपनी जमीन को संभालना है तो जुबान को भी संभालना पड़ेगा। कहां गए वो रंग दे बसंती चोला, इनकलाब की भाषा? कहां गई वो सरफरोशी की तमन्ना? अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। ध्यान रखना, वो हमारे देश की भाषा शौर्य की भाषा हुआ करती है। मैं चाहता हूं, ये बड़ा अफसोस है मुझे कि आजाद भारत में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। धत्तरे की, यहां तो रोज रोज हिंदी दिवस होना चाहिए, यहां तो हिंदी ही हमारा जीवन होना चाहिए। एक दिन हिंदी दिवस, सोचिए, क्या अंग्रेजी व्यापार की भाषा हो सकती है? वैश्विक भाषा, व्यापारिक भाषा है।
जब व्यापार की भाषा हो तो अंग्रेजी बोली जाती है, देश मुल्क की भाषा हो तो उर्दू बोली जाती है। एक बात याद रखना ऋषभदेव वालों, कि मुल्क की भाषा हो तो उर्दू सलीके की भाषा बोली जाती है, लेकिन जब दिल की भाषा हो तो केवल हिंदी बोली जाती है। हिंदी जुबान है, दिल की जुबान है। हिंदी किताबों की जुबान नहीं, हिंदी दिल की आवाज हुआ करती है। हिंदी हमारा दिल है, भाषाएं हमारी माता है। एक आदमी ने बोला हिंदुस्तान में फिर इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कोई बात नहीं, तो क्या आप मराठी को अच्छा नहीं मानते? क्या आप गुजराती को अच्छा नहीं मानते? महाराज आपका जन्म हिंदी प्रांत में हुआ है तो आप हिंदी को अच्छा मानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं सब भाषाओं का सम्मान करता हूं। मेरे देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं मैं सबका सम्मान करता हूं और सबको माता का दर्जा दिया करता हूं। चाहे राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, ये सब भाषाएं मैं इन्हें माँ के समान समझा करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब भाषाएं मेरी माँ हो सकती हैं, लेकिन हिंदी मेरे भारत माता के माथे की बिंदी हुआ करती है, ध्यान रखना। वह सौभाग्य है, वह सुहाग है भारत माता का मान। और एक बात याद रखना, ये बड़े बड़े समारोह करने से भारत माता बड़ी नहीं होती मेरे भाई। भारत माता बड़ी तब होती है, माँ बड़ी तब होती है जब बेटे बड़े होते हैं, ध्यान रखना। ज्यों ज्यों बेटे बड़े होते हैं त्यों त्यों माँ भी बड़ी होती चली जाती है। और आपसे मेरा निवेदन है, सोचिए, विचार करिए, कॉन्वेंट के दड़बे में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, मिशनरियों में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, क्या सीखेंगे वो? क्या आता है उनको? विचार करिए। मैं सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में हर काम और हर पढ़ाई हिंदी में होना चाहिए, ध्यान रखना। हस्ताक्षर हिंदी में होना चाहिए, पढ़ाई हिंदी में होना चाहिए, इंजीनियर बनो तो हिंदी में होना चाहिए, डॉक्टर बनो तो हिंदी में होना चाहिए, तब इस देश की भाषा महिमा मंडित होगी। मान्यवर, अंग्रेजी हम पर हावी, कभी ख्याल किया? कई विचार करना। मैंने देखा है स्कूलों में, जब हम स्कूल जाते हैं तो वर्णमाला पढ़ाई जाती है हिंदी में और स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं। अंग्रेजी में पढ़ो तो वहां भी वर्णमाला होती है, अल्फाबेट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने बहुत सोचा, हिंदी जब पढ़ते हैं ना तो आ से अनार पहला लेटर, आ से अनार, अंतिम कौन सा होता है? नहीं गए क्या स्कूल? ज्ञा से अंग्रेजी को जरा ध्यान दो, ए फॉर जेड फॉर जेब्रा, यानी बोलो जेब्रा यानी क्या होता है? अंग्रेजी गधा। ध्यान रखना, ये इंग्लिश तुम्हें एप्पल से शुरू होती है, गधा बना के छोड़ती है, और मेरी हिंदी अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ा करती है। यहाँ ज्ञानी बना करते हैं, यहाँ गधे नहीं बनाया जाते हैं। लेकिन क्या करें, ऐसी मेंटलिटी बन गई इस देश की, ऐसी मानसिकता बन गई इस देश की कि एक बार क्या हुआ, हिंदी की वर्णमाला में गा से गणेश पढ़ाया तो मुसलमान खिलाफ हो गए। ये तो सांप्रदायिकता है। हमारा बच्चा गा से गणेश नहीं पढ़ेगा, ये तो हिंदुओं के गणेश है। तो बोले हटाओ यार, शिक्षा विभाग ने सोचा गणेश हटाओ, उनने क्या किया, गा से गणधर कर दिया। हिंदू नाराज हो गए, ये गणधर तो जैनों की भाषा है, हम नहीं पढ़ेंगे गा से गणधर। अरे बड़ी आफत हो गई, क्या किया जाए? हिंदू नहीं पढ़ रहा, ईसाई नहीं पढ़ रहा है, मुसलमान नहीं पढ़ रहा है। शिक्षा विभाग ने मुझसे पूछा क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, गा से गधा पढ़ाओ। तो बोले मतलब क्या है? मैंने कहा गा से गधा तो पढ़ाओ, वर्णमाला में लिखा गा से गधा, हिंदू भी तैयार, मुसलमान भी तैयार, ईसाई भी तैयार, जैन भी, यानी बाहरे लोग
तुम गा से गणेश नहीं पढ़ सकते हो, गा से गधा पढ़ सकते हो। तुम इनका गधा में सब सहमत क्यों हो गए? मैं उनका क्योंकि गधा हर समाज में पाए जाते हैं, ध्यान रखिए। गणेश थोड़ी हर समाज में पाए जाते, गधे तो भूपेंद्र जी गधे तो हर जगह मिलेंगे, गधे मिलेंगे सभी जगह, अमेरिका, रूस या कोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, ध्यान रखना हर जगह गधे मिलेंगे। गधे में देश सहमत हैं, वहां सांप्रदायिकता नहीं है, गणेश में सांप्रदायिकता आ जाती है। कितना पतन हो गया आदमी का, गधा पढ़ सकता है। अंग्रेजी हमारी छाती पर क्यों बैठी है? हमारे यहां रिश्ते हैं, हमारे यहां भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, अर्थ है हर शब्द का, हर शब्द में एक चिंतन है, एक सोच है, एक गहन विचार है। जब हमारे यहां गंदगी को साफ करना हो ना, तो पानी की जरूरत पड़ती है, कीचड़ धोना हो पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वही पानी परमात्मा के चरणों में पहुंचता है तो जल बन जाया करता है, और वही पानी जब प्यासे के कंठ में पहुंचता है तो अमृत बन जाया करता है, ध्यान रखिए। लेकिन अंग्रेजों के पास वो क्या जाने, उनका वाटर आज तक जल नहीं बना, उनका वाटर आज तक अमृत नहीं बना, उनका वाटर आज तक पानी का पानी ही रहा, ध्यान रखना। मान्यवर, हमारे शब्दों में जान है, हमारे शब्दों में प्राण है, हिंदी के अंदर रिश्ते हैं, संवेदनाएं हैं। वहां के हालात देखो तो ये हालात हैं कि मामा भी अंकल होता है और चाचा भी अंकल होता है, अपना भी अंकल होता है और पड़ोसी भी अंकल होता है। उनके पास रिश्ते नहीं है मेरे भाई, अंग्रेजी के पास अंकल के अलावा कोई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लाड करने को कोई मामा होता है तो प्यार करने को कोई चाचा हुआ करता है, पैसे देने को कोई फूफा हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ संबंध हैं, हमारे यहाँ भावनाएं हैं, वहां तो सब अंकल, और अपना देश अंकल चिप्स खाता है, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचिए, विचार करना है आपको। जुबान पर गौरव प्रदान करिए। हिंदी दिल के आसपास की भाषा है। कैसा है हमारा देश? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ने जब इस भारत के नक्शे को देखा ना, भारत माता के स्वरूप को देखा, तो इतना अच्छा चिंतन उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत माता जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता महापुरुष हुआ करता है। दुनिया के नक्शे देख लेना, चाइना का देख लेना, पाकिस्तान का नक्शा देखना, अमेरिका का नक्शा देखना, ऐसे हैं, ऐसे उनकी डिजाइन है नक्शों की, जैसे अपने यहाँ अरावली के पहाड़ पे पत्थर के टुकड़े निकला करते हैं। लेकिन मानव का आकार यदि किसी को मिलता है तो मेरे हिंदुस्तान के नक्शे को मानव का आकार मिला करता है। विचार करना, कोई ऐसा है, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई लहरा रहा है, लंका ऐसी पड़ी है नीचे, देखो जरा। लेकिन भारत का नक्शा देखो, लगता है कोई जीता जागता पुरुष खड़ा हुआ है, जीता जागता कोई महापुरुष खड़ा हुआ है। विचार करिए, भारत का नक्शा, कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है, ध्यान रखना। कश्मीर में केसर क्यों होती है? क्योंकि हमारी माता केसर का सिंदूर भरा करती है, ध्यान रखिए, और कहीं केसर नहीं हुआ करती है। कश्मीर भारत माता की मांग का सिंदूर है, हिमालय भारत माता का मुकुट है, ध्यान रखिए। विचार करिए, नर्मदा उसकी करधनी के समान बीच में मध्य प्रदेश में बहा करती है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन, बंगाल और पंजाब दो मजबूत कंधे उसके हुआ करते हैं। मान्यवर, पश्चिमी और पूर्वी घाट दो मजबूत जंघाएं भारत माता की होती हैं, और कन्याकुमारी भारत माता के चरण पखारा करती है, ध्यान रखना। ऐसा हमारा भारत, कितना चिंतनशील यह देश है।
कह रहे कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। पागल हो गए, दिमाग का खाने का जुगाड़ नहीं है। कटोरा लेके खड़े हो, कर्ज में जी रहे हो, कश्मीर दे दो। क्या करोगे कश्मीर लेकर के? रेगिस्तान बनाना है क्या उसको? अपने खाने की व्यवस्था नहीं पड़ोसी के पास, दूसरों के दिए हुए भीख में जो जीता है, ध्यान रखिए, वो कश्मीर को पालने के ख्वाब देखता है। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है मेरे भाई, और कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? ध्यान रखिए, कश्मीर तो भारत की तकदीर है, कश्मीर हमारे हाथों की रेखाएं हैं, कोई अपनी हाथों की रेखाएं किसी को देने। कश्मीर तो छोड़ो, कश्मीर की तस्वीर भी तुमको हम अब देने को तैयार नहीं है, ध्यान रखना। कश्मीर दे दो, वाह, सोचना है। निवेदन है आपसे, मैं आज वही बात कहूंगा कि हम सबका भारत है, हम सब भारत हैं। केवल राजनेताओं का ये देश नहीं है, ये देश हमारा भी है। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई अमेरिका से लौटता है, जब कोई लंदन से लौटता है, जब कोई विदेश से लौट कर आता है, एयरपोर्ट पर उतरता है, बोलता है कि विदेशों की सड़कें ऐसी हैं जैसे शीशा बिछा हुआ हो, इतनी साफ सुथरी, इतनी चमकदार, इतनी प्रशंसा करते, इतनी। तुम लोग कितनी विदेशों की प्रशंसा करते हो, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब कोई विदेश की प्रशंसा करता है तो मुझे बहुत दुख हुआ करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदेश की अच्छी बातों की प्रशंसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अच्छी बातों की प्रशंसा, लेकिन दुख तो मुझे तब होता है जब कहते हैं कि अमेरिका की सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं, वहां पर कोई पान की पीक भी नहीं थूक सकता है, वहां गंदगी नहीं कर सकता है, वहां पेनल्टी लगती है। मैं कह रहा हूं, जब विदेश में देखकर आते हो, इतनी प्रशंसा करते हो विदेश की, तो भारत में आकर फिर मसाले की पीक अपनी गलियों में क्यों थूका करते हो? आपसे मैं पूछ रहा हूं। केवल तुम विदेशों की प्रशंसा करते हो, विदेशों की जूठी पत्तलें चाटने की आदत है। अरे मैं कहता हूं, अपने भारत को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ भारत बनाओ, ऐसा भारत बनाओ कि दुनिया कहे कि सड़कें देखना है तो हिंदुस्तान की सड़कें जाकर देखो, दुनिया के लिए उदाहरण बनकर खड़े हो जा। तुम ही उनकी प्रशंसा करते हो, तुम ही अपनी सड़कों को गंदा करते हो। मैं बड़े मंदिर जाता हूं ना, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। ये महिलाएं सब्जी छीलती हैं और कचरा सड़क पे डाल दिया करती हैं, और ये कहती मेरा भारत महान बनेगा। ध्यान रखना है, सड़कों को गंदा किया जाता है, गलियों को गंदा किया जाता है। मान्यवर, यदि विदेशों की जो चीज अच्छी लगती है, विदेशों के फटे पुराने वासना के कपड़े तो स्वीकार कर लिए, विदेशों की भाषा तो स्वीकार कर ली, लेकिन विदेशों की स्वच्छता स्वीकार नहीं की। ध्यान रखिए मान्यवर, अपने ही गांव को गंदा बना के रहते हो। बहुत गंदा है, आज तो आए नहीं है नेता मेता, ध्यान रखना। वो भी क्या करें, इतनी गंदगी है, नालियां बह रही हैं, उसी बहती हुई नाली के बाजू में पीने के पानी का नल लगा हुआ है। ध्यान रखना है, ये स्वच्छ भारत है, तुम्हारा भी कर्तव्य है। प्लास्टिक की थैलियों में सब्जी के छिलके भरते हो, सड़क पे फेंक दिया करते हो। मान्यवर, और कहते हो, एक व्यक्ति आया मेरे पास, हम प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। एक बैनर निकाला, मेरे से विमोचन कराया। मजा तो तब आया कि वो बैनर प्लास्टिक की थैली में रख के लाया। मैंने कहा धत तेरे की, तू कर क्या रहा है? तू प्लास्टिक की थैली में रख के लाया और कह रहा प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए। ध्यान रखना, बड़ी अजीब बात है। ड्रामेबाजी, फोटो खिंचाना, बैनर लगा देना। हमारा मंडल बहुत भारत विकास करता है, खाक का भारत विकास करता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। दिया तले अंधेरा। मैंने कहा प्लास्टिक मुक्त करता थे, प्लास्टिक मेरे कमरे में क्यों डाल के जा रहा है? ध्यान रखिए मान्यवर, नहीं, हमें भारत को महान बनाना पड़ेगा। मेरे भारत के पास बहुत कुछ है। अमेरिका ने बोला एक समय हमने कितनी तरक्की कर ली। हमने कहा भाई क्या तरक्की कर ली? हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए,
तरक्की कर ली। रूस ने कहा हम मंगल पे पहुंच गए, अमेरिका ने कहा हम चांद पे पहुंच गए, भारत कहां पहुंचा? मैंने कहा पागल हो क्या? भारत जहां पहुंचा वहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। बोले कहां पहुंचा भारत? मैंने कहा तुमने चांद की यात्रा की, तुमने मंगल की यात्रा की, भारत वहां पहुंचा है जहां चांद तारे मंगल बहुत नीचे रह जाते हैं। मेरा भारत मोक्ष की यात्रा करता है, निर्वाण की यात्रा करता है। ध्यान रखिए, जहाँ से चांद तारे बहुत फीके पड़ जाते हैं, बहुत नीचे रह जाते हैं, मेरे भारत ने वो किया है। अरे सारी दुनिया ने, अमेरिका ने पदार्थों को खोजा होगा, लेकिन मेरा हिंदुस्तान पदार्थ नहीं परमात्मा को खोजा करता है। यहाँ भगवान खोजे जाते हैं, यहाँ परमात्मा खोजा जाता है। और यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसा। बोले क्या इतिहास है तुम्हारा? मैंने कहा तुम्हारा क्या इतिहास है बताइए। मेरा इतिहास मालूम है, मेरे भारत का इतिहास? पूरे दुनिया के कोने कोने में घूम के चले आना, जो मेरे हिंदुस्तान के पास है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं हो सकता है। मैंने भले दुनिया के देश ना देखे हों, लेकिन मैंने अपना देश देखा है। तुम अब सारी दुनिया के देश देखते और अपना देश नहीं देखा करते हो। मैंने कहा कि बताओ मेरे देश का इतिहास यदि पूछोगे तो पूरी दुनिया के किस देश के पास ऐसा बेटा है कि पिता के वचनों को निभाने के लिए जो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। ऐसा बेटा ना अमेरिका के पास है, ना जापान के पास है, ना रूस के पास है। ऐसा बेटा केवल मेरे हिंदुस्तान के पास है। मेरे हिंदुस्तान का इतिहास, मेरे भारत के पास एक बेटा ऐसा है कि अंधे माँ बाप को यदि तीर्थ यात्रा की भावना जगती है तो मेरे भारत का एक बेटा कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। तुम्हारे यहाँ ओल्ड हाउस होंगे, हमारे यहाँ नहीं। एक बार श्रवण कुमार से किसी ने पूछा, ये माँ बाप अंधे हैं, इन्हें कांवड़ पर बिठाकर कहाँ ले जा रहा है? बोले चारों धाम की यात्रा कराने ले जा रहा हूँ। लोगों ने कहा श्रवण कुमार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये अंधे हैं, इन्हें क्या भगवान दिखता है? श्रवण कुमार ने कहा बिल्कुल सच कहा है, मेरे माँ बाप अंधे हैं, इन्हें भगवान नहीं दिखता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है भगवान अंधा नहीं है, उन्हें मेरे माँ बाप दिखाई। तुम्हारा भगवान थोड़ी अंधा है, माँ बाप अंधे हो सकते हैं। ऐसा चिंतन किस मुल्क के पास है बताइए? है कहीं? है कहीं ऐसा बेटा? एक भाई 14 वर्ष वनवास में रहता है तो दूसरा भाई अयोध्या में महलों में वनवासी बन करके जिया करता है। ये इतिहास केवल मेरे हिंदुस्तान के पास है। और ऐसा इतिहास दुनिया में किसी के पास है कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए यदि किसी को अपना बेटा बलिदान करके मालिक के बेटे को बचाना पड़े तो ऐसी पन्याधाय मेरे राजस्थान के पास हुआ करती है। ध्यान रखिए, ये हमारे इतिहास किसके पास होंगे? वसुधैव कुटुंबकम। हम भारत के वो लोग हैं जो दूसरे देशों पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं। भारत शक्ति संपन्न होने के बाद भी दूसरे देशों पर आक्रमण, चाइना जैसा नहीं करते हैं कृत्य कि यहाँ पाकिस्तान को उकसाते रहते हैं, वहाँ श्रीलंका को उकसाते रहते हैं, वहाँ बांग्लादेश की दशा खराब करते रहते हैं। ये हमारा भारत नहीं करता। हमारा भारत किसी के घुटनों पे नहीं पड़ा हुआ है, हमारा भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। देखना, हमारा हिंदुस्तान किसी की शक्ति पर मोहताज नहीं हुआ करता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, हमारा भारत तो वो भारत है, हमने जब जब युद्ध लड़े हैं हमने कभी जमीन के लिए युद्ध नहीं लड़े। 5000 युद्ध झेले इस भारत ने, लेकिन जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं। हमने जब भी युद्ध लड़े हैं तो अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़े हैं, अपने सम्मान के लिए युद्ध लड़े हैं। राम ने रावण को मारा, वो चाहते तो लंका के राजा बन जाते, लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, हमने जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ाई नहीं की है। रावण को परास्त किया, मारा, और रावण को परलोक बिछा करके
लंका विभीषण को वापिस लौटा दी। जीतना और लौटाना ये हमारे भारत का रिवाज हुआ करता है, ध्यान रखना। कृष्ण ने मथुरा का राज्य जीता, वो जीतने के बाद कंस को पछाड़कर उग्रसेन महाराज को उनका राज्य वापस कर दिया। ध्यान रखिए, जीतते हैं और लौटाते हमारे भारत की वो संस्कृति है। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान को जीतते हैं, वो चाहते तो विलय कर देते हिंदुस्तान में, ध्यान रखना, लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए जमीन। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और जीत करके उनका पाकिस्तान उन्हें वापस लौटा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और जीतने के बाद बांग्लादेश बांग्लादेशियों को वापस लौटा दिया। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ने भरत के 6 खंड जीते और जीतने के बाद भरत का राज्य भरत को वापस जीतना और लौटाना ये हमारी पहचान है, ये रिवाज है, ध्यान रखना। इससे ये पता चलता है कि हमें जमीन की टुकड़ों के लिए हम नहीं मरे। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यवन आए तो लार टपकाते आए, मुगल आए तो लार टपकाते आए, अंग्रेज आए तो लार टपकाते आए। मेरे देश के पास जो है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं हुआ करता है। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष पर पहुंचा करते हैं, तो जब उनका कांटेक्ट भारत की प्रधानमंत्री के साथ होता है और जब वो पूछते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी कि बताइए अंतरिक्ष से मेरा भारत कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा कहते हैं कि मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इससे सुंदर देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मान्यवर सोचना है, वसुधैव कुटुंबकम, सूरज पहली किरण किसी को देता है तो हिंदुस्तान को दिया करता है, ध्यान रखना। पश्चिम को तो जब डूबता है तब प्रकाश देता है। मान्यवर लाल बहादुर जी शास्त्री जब भुट्टो से मिलने पाकिस्तान जा रहे थे, उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री भुट्टो थे। भुट्टो की हाइट बहुत ऊंची थी, शास्त्री जी की हाइट कम थी। किसी पत्रकार ने बोला कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं, वो ऊंचे हैं और आप नीचे दिखेंगे, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री का जज्बा क्या बोलता है कि वो उनको ऊंचे हैं और मैं नीचा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो पत्रकार महोदय कि जब भी वो मुझसे बात करेंगे नज़रें झुका के करेंगे, और मैं जब भी बात करूँगा नज़रें उठा के बात करूँगा। भारत नज़रें उठा के बात करना जानता है, भारत नज़रें झुका के बात करना नहीं जानता है। ध्यान में क्या जज्बे थे उन लोगों में। ऐसा प्रधानमंत्री जो कर्ज में गए इस दुनिया से, जिन्होंने देश को लूटा नहीं और उन्होंने देश के लिए एक दिन उपवास करने की घोषणा करी थी कि मेरे देश का आदमी अन्न के लिए भूखा ना मरे, इसलिए पूरे देशवासियों को अमेरिका और दूसरे देशों में भीख मांगने से अच्छा एक दिन का हम उपवास कर लेंगे, लेकिन किसी के आगे भारत अपने हाथ फैलाएगा नहीं। ध्यान रखना कितना स्वाभिमान उनके अंदर था। पेप्सी कोला की सीईओ इंदिरा नूई अमेरिका गई इंटरव्यू देने, साड़ी पहनकर। अमेरिकन ने देखा, पूछा कि मैडम क्या आपका ये ड्रेस कोड रहेगा? तो इंदिरा नूई ने कहा क्यों? बोले आप यहां साड़ी में नौकरी करोगे, यहां तो ये नहीं चलता है। इंदिरा नूई ने कहा कि आप मेरे कपड़ों को देख के मुझे नौकरी दे रहे हैं या मेरी योग्यता को देखकर मुझे नौकरी दे रहे हैं? एक बात याद रखना, मैं नौकरी को लात मार सकती हूं, भारत की सभ्यता को कभी लात नहीं मार सकती। ये मेरे भारत की पहचान है, मेरे भारत की शान है, संस्कृति है। आज भी अपने कार्यालय में, ऑफिस में जाने से पहले इंदिरा नूई चप्पल उतार के अपने ऑफिस में बैठा करती है। ध्यान रखिए, तुम्हारी किचन में चप्पल आ गई है, ध्यान रखना, विचार करना है, सोचना है। अपनी संस्कृतियों का यूं मटिया मेट करोगे,
किसी भी देश को यदि जीता जाता है, लूटा जाता है, गुलाम बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को लूटा जाता है, उसकी सभ्यता को लूटा जाता है। वो सभ्यता और संस्कृति जिस दिन लुट जाती है, कोई भी विदेशी आकर हम पर अपना अधिकार जमा लिया करता है। ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, उनका भगवा वस्त्र देखकर एक आदमी ने ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा कि आप बड़े संत हैं, लेकिन क्या पहनते हैं? ये कपड़े पहनते हैं, भगवा धोती, दुपट्टा, पगड़ी, ये तुम्हारे देश की सभ्यता है, ये तुम्हारा देश का रहन सहन है, ये तुम्हारे देश का आदर्श है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में 2 कौड़ी का दर्जी सभ्यता का निर्माण करता है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कपड़ों से सभ्यता नहीं, हमारे यहाँ आचरण और चरित्र से सभ्यता देखी जाती है। ध्यान रखिए। चाणक्य के पास कोई व्यक्ति पहुंचता था तो पूछते थे कि राजकार्य से आए हो या व्यक्तिगत मिलने आए हो? तो वो कहता था क्या मतलब? 2 दीपक रखते थे चाणक्य। यदि राजकार्य से आए हो तो दूसरा दीपक जलता था, व्यक्तिगत मिलने आए हो तो दूसरा दीपक जलता था। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब? दिया तो दिया है, वो तो रोशनी देगा। नहीं, चाणक्य ने कहा ये राजकाज से आए हो तो जो राजा से पैसा मिलता है उसका तेल मैं राजकार के लिए खर्च करता हूँ, वो कोई व्यक्तिगत मिलता है उसके लिए मैं अपने पैसे से दीप जलाता हूँ। ध्यान रखिए। है कोई ऐसा जो देश का निर्माण करे? मुझे चाहिए ऐसे लोग, इस देश में ऐसे नेता चाहिए। देश में वो लोग चाहिए जो सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दें, स्वार्थ त्याग करके आगे बढ़े। रेवड़ी बेच रहा है 90 साल का बूढ़ा पंजाब में, हाथ कांप रही है, ठंड में ठिठुर रहा है, आंखों में रोशनी कम है, रेवड़ी बेच करके गुजारा कर रहा है। एक आदमी पहुंचता है, उसने कहा कि 90 साल में तुम ये रेवड़ी बेच रहे, हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे। उसने कहा क्या करूं नौजवान, पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो बोले तुम्हारे बेटे? मेरे 2 बेटे थे, इन अंग्रेजों ने मेरे बेटे को मार दिया तड़पा तड़पा के। मेरे घर में अब कोई नहीं है, 90 साल की उम्र में मुझे 1 आना 2 आना कमा के अपना जीवन गुजारना पड़ता है। सबको मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। जैसे ये बात वो नवयुवक सुनता है, दिल में एक चिंगारी जल जाती है कि जवान बेटों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों, मैं तुम्हें भारत से खदेड़ के रहूंगा, ध्यान रखना, मैं तुम्हें हिंदुस्तान से निकाल के रहूंगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वह व्यक्ति कोई था तो भगत सिंह बन करके खड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, एक बात प्रेरणा बन जाती है कि मेरे 90 साल के बूढ़े को 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करना पड़ती है। अंग्रेजों, अब तुम इस देश में नहीं रह सकते हो। चंद्रशेखर ने देखा चारों तरफ से मौत गिर गई। अंग्रेजों की हाथ की गोली से नहीं मरूंगा, स्वयं को गोली मारकर देश के नाम शहीद हो जाते हैं। इन गुलामों, इन आताताइयों की गोली से मरूं, मेरी मौत भी अपमानित हो जाएगी। जब चंद्रशेखर ने अपने आप को गोली मारी, किसी की हिम्मत नहीं हुई अंग्रेज की कि उनकी लाश उठा सके। ध्यान रखना, माननीय आपसे निवेदन है, क्या आजादी के दीवाने लोग थे। भगत सिंह को फांसी हुई 23 साल की उम्र में। लोग कहते हैं कि 23 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। हंसते हंसते झूलते हैं भगत सिंह। मैं तो कहता हूं 100 साल की जिंदगी अपन जीते हैं, बेकार की जिंदगी है। 23 साल के भगत सिंह की जिंदगी हकीकत की जिंदगी हुआ करती है। ध्यान रखना है, 23 साल का भगत सिंह 100 साल का जीवन 23 साल में जीकर चला जाता है हिंदुस्तान से। माननीय सोचना है आपको। भगत सिंह की मां ने देखा फांसी के फंदे पर बेटा
झूल रहा है। रो पड़ी मां, चीख निकल आई। लोगों ने कहा कि बेटे की मौत है तो मां तो रोएगी, मां की ममता है। नहीं, भगत सिंह की मां कहती मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर लटका है। रोना तो मुझे इसलिए आ रहा है कि मेरी कोख से एक ही भगत सिंह पैदा हुआ, एक और होता तो भारत माता के चरणों में चढ़ा देती। उसे ध्यान रखना, उसे भी भारत के लिए दे देती, उसे भी हिंदुस्तान की आजादी के लिए न्यौछावर कर देती। ध्यान रखना। मान्यवर, क्या हो गया है लोगों को? बोले अमेरिका, रूस, जापान इतनी तरक्की कर रहे, इतनी तरक्की कर रहे। क्या तरक्की कर रहे? बोले मेडिकल में इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आंखें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बाईपास सर्जरी सीख जाते हैं। मैंने कहा अमेरिका, ये किससे सीखा रे तुमने? बोले किससे सीखा? ये हमारी खोज है। इनका खाक की खोज है। तुम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तुम लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हो, हमारे हिंदुस्तान से सीखा है तुमने। बोले हमने कहाँ सीखा? मैंने कहा बिल्कुल सीखा है। तुमने किडनी ट्रांसप्लांट किया, लीवर ट्रांसप्लांट किया, हार्ट ट्रांसप्लांट किया। मेरा देश तो वो देश है जहाँ पर पूरी गर्दन ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, वो महादेव खड़े होते हैं। ध्यान रखना, पहली सर्जरी शिव जी ने की है, कमांडेंट साहब की पुत्र की गर्दन काट दी और उसकी जगह हाथी की गर्दन रखी। पहली प्लास्टिक सर्जरी। ध्यान रखना, ये तो बहुत बाद में पैदा हुआ अमेरिका में। अमेरिका ध्यान रखना, उन्हें तो गर्दन की गर्दन ट्रांसप्लांट कर दी। तुम सोचते ये तरक्की हमने की है? खाक तरक्की तुमने की है मेरे भाई। ध्यान रखना, पत्रकारिता। शैलेंद्र कहाँ गया? ये पत्रकार लोग कहाँ से सीखे? दुनिया में बड़े बड़े पत्रकार होते ना, सबसे पहला पत्रकार हमारे हिंदुस्तान में हुए, मालूम है कौन? नारद मुनि। यहां की खबर वहां और वहां की खबर। पत्रकारों, वो तुम्हारे कुलगुरु हैं, ध्यान रखना। नारद मुनि की ध्यान रखना। मान्यवर सोच लीजिए, विचार करिए। बोले टीवी बनाई, टीवी से दूर का दिखता है दूरदर्शन। सबसे पहला दूरदर्शन मालूम है कौन हुआ इस देश में? सबसे पहला दूरदर्शन हमारे भारत में हुआ। आंखों देखा हाल सुनाया संजय ने अंधे धृतराष्ट्र को। ध्यान रखना, महाभारत में दूरदर्शन। ध्यान रखिए, ये सब हमसे तो सीखे हुए लोग हैं। और आज कहते कि हमने बड़ा आविष्कार किया है। आज तक किसी ने फायर प्रूफ लेडी बनाई? अमेरिका ने, कि आग में कूद जाए तो नहीं जले। हमारे भारत ने बनाई, होलिका बनाई जिसे आग भी बुझा नहीं सकती थी। ध्यान, वो हमारे भारत देश से शुरू हुआ करती है। ध्यान रख, आजकल किसी ने वाटर प्रूफ बनाया सबसे मकान। हाँ, हमारे विष्णु जी क्षीर सागर पे शेषनाग की सैया पे वाटर प्रूफ में शयन किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये सारा चिंतन हमारे देश से तो गया है दुनिया में। जब मैंने ये कहा, ओबामा डर गया, बोले भागो, भारत बहुत आगे पहुंच गया है। भारत का युवा पूरे देश में अमेरिका में कब्जा कर लेगा, सावधान हो जाइए। ध्यान रखिए, इतना युवा हमारे पास, ध्यान रखना, जितना युवा भारत के पास है उतना युवा दुनिया के किसी देश के पास नहीं हुआ करता है। जितनी युवा शक्ति हमारे पास है, ध्यान रखिए, जितनी योग्यता हमारे पास है, दुख तो इस बात का है कि हमारी योग्यताएं हमारे देश में नहीं पहचानी जाती हैं, वो विदेशों में जाकर बहुत तरक्की किया करती। हमारे देश के लोग, आज जो व्यापार चल रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां रोजगार दे रही हैं, इन सब के रोजगार यदि चल रहे हैं तो हिंदुस्तान के युवाओं की दम पर सारे चल रहे। इनके पास तो वर्कर ही नहीं मिलते हैं, इनके पास तो लोग ही नहीं हुआ करते हैं। जितना मेहनत वाला हमारा हिंदुस्तान के लोग हैं, दुनिया में कहीं भी ऐसे लोग नहीं होंगे। मान्यवर, हम इतनी बड़ी ताकत हैं। 77 साल
आजादी के हो गए। अमृत महोत्सव चल रहा है मान्यवर, अभी चल रहा है पूरे देश में। जो मुद्दे बना रखे थे वो मुद्दे नहीं थे, वो वोट बैंक के साधन थे। 370 बोले गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बड़ा विनाश हो जाएगा, कितने आराम से निपट गया। राम मंदिर मुद्दा था नहीं, बना रखा था। मान्यवर आप सोचिए, विचार करिए। ट्रिपल तलाक, कैसी कैसी बातें इन 10 सालों में देश ने देखी हैं। थोड़े बहुत व्यक्तिगत फायदे के लिए हम किसी की योग्यता का हनन नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ये मत देखो कि कितने नुकसान और कितने फायदे में हैं। ये मत देखो इन 10 सालों में, ये मत देखो कि हम कितने नुकसान और कितने फायदे में हैं। ये देखो अल-कायदा कितने कायदे में है, ध्यान रखिए। ये देखो अल-कायदा कितने कायदे में है। आतंकियों पर लगाम कसी पहली बार हुआ होगा। कोई भारत का वीर पुरुष दुश्मन देश में जाए और अभिनंदन के साथ वापस लौटा दिया जाए। ध्यान रखना मानवर, सोचना है। रात को 12 बजे उरी में एक एक देशवासियों की जो जिनको मार दिया गया था, रात को 12 बजे चुन चुन कर बदला लिया जाता है। अब भारत वो भारत नहीं है जो किसी के सामने गिड़गिड़ाता हो, रोता हो। मान्यवर, कहाँ 50 साल पुराना बैलगाड़ियों का भारत आज हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है। ध्यान रखना, कहाँ छोटे मोटे 3 व्हीलर में घूमने वाला भारत आज बुलेट ट्रेन की यात्रा करने को तैयार खड़ा हुआ है। आज जो सड़कों का जाल बिछा है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, नहीं तो हमको मालूम है कि रात को 12 बजे एसटी बस आ रही हो और नींद खुल जाए घबरा के, तो समझना गुजरात से राजस्थान में आ गए। ध्यान रखना, इतने गड्ढे होते थे, ध्यान रखिए, झटके में नींद खुल जाती थी। अब तो देखो, हम जानते हैं, हम पूरे देश में पैदल विहार करते हैं ना। पहले कंकर चुभा करते थे, चलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आज बहुत ज़्यादा उन्नति भारत के द्वारा इस देश में हुई है। मान्यवर ध्यान रखिए, आज कोई भी देश एक बार नहीं 100 बार सोचेगा भारत पर बुरी नजर उठाने के लिए। इतने संपन्न देश हमारा हो गया है। एक समय वह था जब पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया भारत पे कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे, हम तुमको उपकरण नहीं देंगे, हम तुमको वीजा नहीं देंगे। ध्यान रखिए, अटल जी ने सोचा नहीं दो तो मत दो, चलेगा, हमको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन परमाणु संपन्न देश तो मेरा भारत बनेगा, बनकर ही रहेगा। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मालूम है, जब खाड़ी युद्ध हुआ तो अमेरिका के सामने समस्या आई, उनके जलयान को चलाने के लिए कोई मिला नहीं, तो 80,000 सैनिकों को अमेरिका को वीजा देना पड़ा। ध्यान रखिए, ये भारत की ताकत है। एक समय वह था जब मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। ध्यान रखिए, मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, और एक समय आज है वीजा तो छोड़ो, जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करना, सोचना है। मान्यवर, पूरे देशों में भारत का ओहदा बढ़ाया उस व्यक्ति ने, गरिमा दिलाई, गौरव दिलाया। लेकिन क्या करें, हमारे मोदी को जीजा बनने का शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, पहले ही छोड़ दिया जीजा मीजा का लफड़ा। मान्यवर, बातें बहुत सी हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, देखो भारत का दिल, कि हम बांग्लादेश में शांति बहाली के लिए पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। ध्यान रखना, वो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार करे, कुछ भी कर रहे हैं,
लेकिन हम उस देश को बहाल करने के लिए आज भी तैयार खड़े हैं। हमने हमेशा दुश्मनों की भी रक्षा की है, दुश्मनों की भी सहायता की है। पाकिस्तान भले कितना ही गरजता रहे चाइना के दम पे, भीख में जो भी तोप तमंचे मिले हैं उसको अपनी ताकत समझता रहे, लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान वालों को तो अपना देश बसाने के लिए भी पैसा नहीं थे, वो भी भारत ने उन्हें देश बसाने के लिए पैसा प्रदान किए थे। हमारी भूमि, हमारा रुपया, हमारे पैसे, हमारे ऊपर सब कुछ एहसान पाकिस्तान पर भारत के हैं, लेकिन भूल गए हैं वो सब। आपसे निवेदन करूंगा कि क्रिकेट के बल्ले से देश नहीं जीते जाते हैं, कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर से देश जीते जाते हैं, ध्यान रखिए। बोले अभी एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला भारत को। ये खेल खिलौनों में रखा क्या है यार? जितने स्वर्ण पदक तुम बांट रहे हो ना, उससे हजारों गुना महंगा कोहिनूर ब्रिटिश में रखा है हमारे हिंदुस्तान का, ध्यान रखिए, जो उठा करके चुरा करके वो यहाँ से लेकर के गए। आज यहाँ पर मेरी इच्छा थी कि कोई देश का सेवक ही यहाँ का ध्वजारोहण करे। मैंने आदेश दिया भूपेंद्र जी को भी और हमारे दीपक भाई को भी, दिलीप भाई को भी, कि कोई सेना से आना चाहिए। आज नरपत सिंह जी यहाँ पर पधारे, उनके हाथों से, ये वो लोग हैं, इन्हें ऐसा मत समझो ये रात रात तक जागते हैं ना, तब हम चैन की नींद सोया करते हैं। आज देश न नेताओं से चलता है, ना आप हमसे चलता है, सैनिक से देश चला करता है, ध्यान रखिए। जब तुम रजाई ओढ़कर ठंड में सोते हो ना, तब हमारा सैनिक करगिल की बर्फीली घाटियों पे खड़ा हुआ करता है। जब मेहंदी लगती है, दुल्हन को शादी होती है, मेहंदी का रंग नहीं सूख पाता है, और सैनिक सीमा पर लड़ने पहुंच जाया करता है। सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो सैनिक सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। संत, सैनिक और समाज यही देश का भविष्य हुआ करते हैं, ध्यान रखें। मैं इतना ही कहूंगा कि सैनिक को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, एक वर्ल्ड कप ले आओ क्रिकेट के बल्ले से खेल के, मर्सिडीज महंगी महंगी कार इनाम में देते हैं, लाखों लाखों रुपए खिलाड़ियों को देते हैं, वो मेरा देश का सैनिक शहीद होता है, उसके घर के बारे में कुछ नहीं सोचा करते हैं, ध्यान रखिए। मैं तो कहता हूं कि जितनी सुविधाएं इन खिलाड़ियों को दे रखी है ना, उससे 1000 गुना सुविधाएं हमारे देश के सैनिकों को मिलना चाहिए। मैं भारत हूं, ये भारत है, ये भारत है। हम अपने को महान बनाएं, भारत अपने आप महान हो जाएगा, ध्यान रखना। हम अपने को ईमानदार बनाएं, हम अपने को अच्छा बनाएं, हम अपने को राष्ट्रभक्त बनाएं, भारत मजबूत भारत होकर के खड़ा हो जाएगा। भारत की संपदा को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए आप सब लगे रहें। मैं इतने कहूँगा कि पूरे देश में यह संदेश जाना चाहिए कि भारत मजबूत है, और नारे लग रहे हैं ना, 47 का भारत कुछ और भारत होगा, ध्यान रखना है। विकसित भारत होगा, विकसित देशों में हमारा नाम आएगा। आप सबने मुझे बड़े प्यार और सम्मान से सुना, अनुग्रहित हूँ। जय।